Imagine like you are preparing for the biggest exam of your life while your friends keep saying, "What if we fail?" Yet instead of admitting their negativity is affecting you, you keep telling yourself, "They are my friends, they can't be bad for me." What if I say this is just a defense mechanism that your mind is using unconsciously to reduce your anxiety? It's in the phase of denial and it is rationalizing the behavior of your friends. इंटरनेट पर ज़्यादातर लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स को कोपिंग स्ट्रेटजीज या कोपिंग स्किल्स के साथ कंफ्यूज करते हैं और इन्हें एक अलग ही टर्म दे देते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म्स। लेकिन साइकेट्री के अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। साइकोलॉजिस्ट रिचार्ड लजारस एंड सुजैन फोकमैन ने 1984 में अपना एक ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोपिंग को डिफाइन किया। कोपिंग क्या है? कोपिंग का मतलब है स्ट्रेस या मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थॉट्स और बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से बार बार एडजस्ट करना जब लगे कि सिचुएशन की डिमांड हमारे करेंट कैपेसिटी या रिसोर्सेज से ज़्यादा है। सिंपल वर्ड्स में, कोपिंग वो तरीका है जिससे हम स्ट्रेस, प्रेशर या प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए अपनी सोच और बिहेवियर को खुद कॉन्शियसली एडजस्ट करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डिफेंस मैकेनिज्म की, तो डिफेंस मैकेनिज्म एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमें उन थॉट्स, फीलिंग्स या सिचुएशंस से होने वाली एंजाइटी से बचाता है जो हमें अनएक्सेप्टेबल या फिर इमोशनली हार्मफुल लगती हैं। अब वीडियो के शुरू वाले एग्जाम्पल से ही हम दोनों में अंतर अच्छे से समझते हैं। कोपिंग स्ट्रेटजी क्या होती उस केस में कि आप बाउंड्रीज सेट कर दें कि आपको अपने फ्रेंड्स से कितनी बात करनी है, किस बात पर आपको रिएक्ट करना है और किस बात पर रिएक्ट नहीं करना है। आप उन्हें बदल नहीं सकते, ना ही आप उन्हें ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को ऐसा बना सकते हैं कि उनकी बातों से वो अफेक्ट ना हो। यह कोपिंग स्ट्रेटजी हुई। और डिफेंस मैकेनिज्म वो था जो आपका दिमाग कर रहा था, यानी उनके बिहेवियर को रैशनलाइज करना और एक डिनायल में जीना कि नहीं, वह लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करे क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं। कोपिंग स्ट्रेटजीज मुख्य रूप से दो टाइप की होती हैं, इमोशन फोकस्ड कोपिंग और प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। इमोशन फोकस्ड कोपिंग वो होती है जब एक पर्सन फील करता है कि सिचुएशन को इमीडिएटली चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसे इमोशनल डिस्ट्रेस को मैनेज करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, वो अवॉइडेंस कर सकता है, उन लोगों से दूर रह सकता है जो अपसेट हैं, ऐसी सिचुएशन से दूर रह सकता है जिससे स्ट्रेस हो सकता है, या फिर वे दूसरों से बात कर सकता है या अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स, स्पाउस या प्रोफेशनल्स से डिस्कस कर सकता है, या फिर वह इमोशनल एक्सप्रेशन कर सकता है, रो सकता है जिससे उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हों, या फिर वह पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कर सकता है सिचुएशन का, यानी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखकर उसमें मीनिंग ढूंढ सकता है और उसे पर्सनल ग्रोथ में यूज़ कर सकता है। दूसरी होती है प्रॉब्लम फोकस कोपिंग। ये तब यूज़ की जा सकती है जब पर्सन को लगे कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई लॉजिकल चीज़ वह कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, वह प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर सकता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, सॉल्यूशंस प्लान कर सकता है, एक्सपीरियंस्ड लोगों से एडवाइस ले सकता है, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। इसी प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि डिनायल का मतलब होता है किसी भी फैक्ट को, किसी भी रियलिटी को जो तुम्हें स्ट्रेस दे रही है उसे एक्सेप्ट ही ना करना। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, आप मानते ही नहीं कि आपके फ्रेंड्स आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। और एक और हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में रैशनलाइजेशन यानी कि उसको जस्टिफाई कर देना जो बिहेवियर आपको तंग कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, उसे रैशनल बता देना। जैसे कि उस एग्जाम्पल में आप अपने फ्रेंड्स के लिए सिर्फ यह सोच रहे थे कि वो मेरा बुरा सोचेंगे ही क्यों, वो मेरे फ्रेंड्स हैं ना। अब उन कहानियों के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे मुझे इस वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन मिली। इन कंसेप्ट्स को मैं दो मूवीज़ के ज़रिए और अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझाना चाहूँगा।
पहली मूवी है दृश्यम। दृश्यम मूवी में विजय सलगांवकर की फैमिली एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंस जाती है। अब अगर विजय डिनायल में चला जाता, यानी डिफेंस मैकेनिज्म वाला रास्ता अपनाता, तो शायद वो खुद से कहता कि सब ठीक हो जाएगा, पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा और बस रियलिटी को इग्नोर करता रहता। पर विजय ने ऐसा नहीं किया। वो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग यूज़ करता है। वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, प्लानिंग करता है, एलिबाई क्रिएट करता है, फैमिली को ट्रेन करता है और हर पॉसिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। उसका दिमाग रियलिटी से भाग नहीं रहा होता है, बल्कि रियलिटी का सामना कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक दूसरी मूवी से एग्जांपल लेते हैं, शायद ज़्यादातर लोगों ने ये देखी ही ना हो। इसका नाम है पैन्स लेबिरिंथ। और पैन्स लेबिरिंथ में ओफेलिया का एग्जांपल लेते हैं। ओफेलिया की सिचुएशन विजय से बिल्कुल अलग है। उसके पास सिचुएशन को बदलने की पावर नहीं है। एक क्रूएल स्टेप फादर, एक बीमार माँ और वायलेंस से भरी हुई दुनिया है। यहाँ प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग काम नहीं आती, क्योंकि प्रॉब्लम उसके कंट्रोल में ही नहीं है। इसलिए ओफेलिया अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेती है। ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे कहते हैं फैंटेसी। अपने आप को डे ड्रीम्स में फंसा लेना ताकि हमें रियलिटी को फेस ना करना पड़े। ओफेलिया भी ऐसे ही कुछ करती है। वो खुद को एक प्रिंसेस मानती है, मैजिकल क्रीचर्स से मिलती है और एक अलग रियलिटी क्रिएट करती है अपनी खुद की इमेजिनेशन में, जिस रियलिटी का कंट्रोल उसके हाथ में है। यही फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग में यूज़ होते दिखते हैं। विजय रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है और ओफेलिया रियलिटी से बचने के लिए एक नई रियलिटी जनरेट करती है। दोनों एंजाइटी को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक कोपिंग के थ्रू और दूसरी ज़्यादातर फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। बाकी ये पैन्स लेबिरिंथ का एक ही इंटरप्रिटेशन है। इस मूवी के कई इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं, लेकिन ये वाला इंटरप्रिटेशन डिफेंस मैकेनिज्म को समझने के हिसाब से बेटर है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट्स में बताएं आपने कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म या कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनी लाइफ में यूज़ की हैं। कभी ना कभी तो की ही होंगी।